बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की नशिस्त में यानी पहले सेगमेंट में हम अफगानिस्तान की एवॉल्विंग सिचुएशन पर बात कर रहे हैं, जहां पर बहुत से वाक़यात रूनुमा हो रही हैं। अफगान तालिबान की जानिब से पेशकदमी जारी है और मुख्तलिफ शहरों और अजला को वो हासिल कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब अफगान फोर्सेस का दावा है कि वो मुज़ाहमत कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ डिप्लोमेसी भी हो रही है और अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि अफगान तालिबान का नुमाइंदा वफ़द ने चीन का दौरा किया, मुल्ला ब्रादर की सरबराही में वहाँ इनकी मुलाकातें हुई। इसके साथ साथ भारतीय वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की भी नई दिल्ली में मुलाकात हुई। बायलैटरल दौरा था US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब का, लेकिन इसमें अफगान सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। पाकिस्तान वो मुल्क है जो इससे सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है, वहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट बनता दिखाई दे रहा है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। हालिया दिनों में आज और कल बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान यूथ फोरम का इनेकाद किया गया, जिसमें अफगानिस्तान से सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान आए, मुकालमा हुआ, डायलॉग हुआ और ये कम्युनिकेशन की इस्तिलाह में बहुत बेहतर होता है एतमाद के फुकदान के ख़ात्मे के लिए, व्हेन यू कम्युनिकेट विद ईच अदर। और हमने देखा इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी इनकी मुलाकात भी हुई और एक मीडिया इंटरेक्शन हुआ, जिसमें बड़े तीखे सवालात भी किए गए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मुफस्सिल जवाबात दिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़े तौर पे कहा और कल उन्होंने अमेरिकन चैनल को इंटरव्यू में भी कहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहां है, हम किसी नए तनाज़े का हिस्सा ना बनेंगे ना बन सकते हैं, अमन के शराकतदार हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है क्योंकि वस्ती एशिया से तजारती रवाबित इस्तेवार हो सकते हैं। और उन्होंने कहा इस सिलसिले में उज़्बेकिस्तान से ट्रेन लाइन बिछाने का मुआहदा तय हो चुका है। 30 लाख अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में आज भी रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना था हम मुतम्मल इसके भी नहीं हो सकते कि मजीद इन्फ्लक्स खुदा न खास्ता सिविल वॉर की सबब यहाँ पर आए। उनसे कोयटा शूरा, पेशावर शूरा के हवाले से भी सवाल किए गए। जो अफगान जर्नलिस्ट आए थे उनके अजहान में इस तरह के सवालात होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना था कि जो मुहाजिरीन रहते हैं उनमें ज़्यादातर अक्सरियती पश्तून है और ज़ाहिर बात है हमारे पास कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि ये निशानदेही हो सके कि 20 से 30 हज़ार अफगान डेली पाकिस्तान आते और जाते हैं, इनमें कौन किस इरादे से जा रहा है और किस इरादे से वापस आ रहा है। इस हवाले से ज़रा गुफ्तगू करेंगे, सारी सिचुएशन की स्टॉक टेकिंग करेंगे और उसके लिए दो नुमाइंदा शख्सियत हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एयाज वजीर साहब, साबिक सफ़ीर हैं, अफगानिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत नवाजिश शुक्रिया एयाज वजीर साहब। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हैं, नोटेड डिफेंस पॉलिटिकल एनालिस्ट और आप हाई कमिश्नर रह चुके हैं पाकिस्तान के। एजाज अवान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एजाज वजीर साहब, सर आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। बताइएगा सर, इस तरह के जो इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे यूथ फोरम हुआ, मीडिया के नुमाइंदगान ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात, पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत के डायलॉग और इसके अलावा दीगर सवालात किए, इससे आप समझते हैं अच्छा है कि इस वक्त जो एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और हमें एक हाइब्रिड वॉर का भी सामना है, दरोगोई और ऐसी फेक न्यूज भी चल रही हैं जो ताल्लुकात में तलखियां या दूरियां बढ़ाने का सबब बन सकती हैं, ऐसे में इस तरह की गुफ्तगू मुकालमा आप समझते हैं एक बेहतर एक वे है, ये भी एक तरह से डिप्लोमेसी का एक तरीका है? जी, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही बेहतर तरीका है। काश के ये बहुत पहले से शुरू किया हुआ होता। तो जो हमने 20 साल अफगानिस्तान में ग्राउंड दुश्मनों को तकरीबन खुला छोड़ा था, जी वो उस तरह ना होता। हिंदुस्तान को वहाँ खुली छुट्टी मिली थी, हमारे खिलाफ जहर उगलता रहा। खासकर ये यंगस्टर्स जो थे वो ज्यादा ही मुतासर हुए थे। तो अगर इनका इंटरेक्शन हमारे साथ हो, ये आए हम चले जाए, इस तरह हर मकतबा फिक्र हम भी जाते थे पहले वहाँ अफगानिस्तान में, कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करते हैं, वहां से भी आते हैं। तो जर्नलिस्ट जाए, टेलीविजन वाले जाए, इससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है। ये असली तस्वीर लोगों को दिखा सकते हैं। अब ये लड़के जो हमारे वजीर आजम साहब से मिले हैं, बाकी लोगों से भी मेरा यकीन है मिलते होंगे सरकारी लोगों से, तो वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेके वहाँ अफगानिस्तान में लोगों को बता सकते हैं कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के बारे में क्या सोच पाया जाता है। अगर हम पिछली बातों में चले जाएं तो किस्सा उलझ जाएगा, खराब होगा, बेहतर नहीं होगा। माजी जरा तलख है। मेरा ख्याल है अगर हम बेहतरी चाहते हैं दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का, तो माजी को उधर ही रहने दे। अब आज से या अभी से
आगे पॉजिटिवली बढ़ते जाए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते जाए, तो मामला बेहतर होगा एक दूसरे के लिए। हालात जो थोड़ी बहुत तलखी थी वो ब्रिज होती जाएगी और दूरियां सिमट जाएगी। हम वैसे भी जुड़े हुए मुल्क है, लगे हुए मुल्क है, एक दूसरे के साथ बहुत ही करीब हो सकते हैं बहुत जल्दी। लेकिन अगर फुकदान है तो वो सिर्फ यही है कि हमारा इंटरेक्शन जरा कमजोर है, इसको बढ़ाना चाहिए। एजाज साहब, आपकी सर क्या राय है? यही सवाल आपकी जानेब। एजाज साहब तो कहते हैं इससे बहुत बेहतरी आ सकती है और कम्युनिकेशन से बहुत से जो गलतफहमी है उनका तासुर जो है वो ज़ायल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा अनवार कि ये दौर आजकल का ऐसा है जहां वॉर विदाउट कॉन्टेक्ट में मीडिया इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, प्रोपिगेंडा, इसका एक बड़ा अहम रोल है बदगुमानियां पैदा करने में, डिस्कम्फर्ट पैदा करने में। और इसको जितना बेहतर तरीके से एड्रेस पीपल टू पीपल कांटेक्ट में किया जा सकता है उतना चंद लोगों के जरिए नहीं हो सकता। तो ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट, जिस तरह अभी अयाज अजीज साहब कह रहे थे, ये वो वाहिद फोरम है जहां गलतफहमियों को बहुत जल्द दूर किया जा सकता है, जहां कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सकती है। और अल्लाह ने जब इंसान की तख्लीक की तो उसे हैवान नातक इसीलिए बनाया कि वो बात कर सकता है, इजहार राय कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, कन्विंस कर सकता है, अपने रीजन दूसरों तक पहुंचा सकता है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में इसको जितनी हौसला अफजाई मुमकिन हो, और मैं बिल्कुल अयाज वजीद साहब के साथ इत्तेफाक करता हूं कि देर से शुरू हुआ लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। इस स्टेज पे जब अफगान अपने इंटरनल मामलात को अपने हाथ में लेने की पोजीशन में है, वहां कोई ऑक्यूपेशन फोर्स नहीं है, वहां ताकत का इस्तेमाल करने वाले वेस्टर्न या आउटसाइड फोर्सेस मौजूद नहीं हैं, तो उस वक्त जितना कम्युनिकेट किया जाएगा, जितनी बातचीत सुनी और सुनाई जाएगी, उससे मेरे ख्याल में बहुत बेहतर और साजगार माहौल पैदा हो सकता है। तो आई वुड से वेरी गुड इनिशिएटिव at the level of Prime Minister, Ministry of Information, and of course from the government of Afghanistan. ठीक सर, अब जरा आगे बढ़ते थोड़ी डिप्लोमेसी की तरफ चलेंगे। जी बताइएगा एयाज वजीर साहब, अफगानिस्तान का एक वफ्द जो है मुल्ला ब्रादर की सरबराही में चीन में मौजूद था। आप किस तरह देखते हैं इस मुलाकात को, कितनी अहमियत की हामिल है? और साथ ही में अमरीकी वजीर खारजा नई दिल्ली में मौजूद थे, एंथनी ब्लिंकन, उनकी भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से मुलाकात हुई और मैं इंडियन मीडिया को फॉलो कर रहा था, उसमें वो कहते हैं कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल, इंडिया का रोल, उसमें बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस हुआ। तो ये जो दो दौरे हैं इनका अगर तकाबुल किया जाए तो आप इसके क्या इस हवाले से कहेंगे अयाज वजीर साहब? देखिए, मैं समझता हूँ दोनों दौरे बहुत ही अहम है। चीन से शुरू करते हैं। चीन के सीरियस कंसर्न्स है, खासकर अपने शिंगजांग सूबे के गोल के सिलसिले में, क्योंकि अफगानिस्तान से पहले भी उनको थोड़ी सी तकलीफ पहुंची थी ये ईस्ट तुर्कमानिस्तान मूवमेंट की वजह से। तो अब अच्छा है तालिबान वहां गए, क्योंकि उनको खदशा था कि ऐसा ना हो कि वो लोग वहां फिर तकवीयत हासिल कर ले और चीन के लिए मसाइल पैदा कर ले। तो जो मेरी इतला है, दोनों ने एक दूसरे के साथ वादे किए हैं, अच्छा। शायद एग्रीमेंट भी या मेमोरेंडम किसी चीज पे दस्तखत भी शायद कर लिए हैं कि तालिबान ने वादा किया है कि हमारी सरजमीन चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, ईस्ट तुर्कमानिस्तान मूवमेंट को इजाजत नहीं मिलेगी और चीन के अंदर कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। और ये भी चीन के साथ एग्री किया, चीन ने डिमांड किया था मेरा ख्याल है उनसे कि जब हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर लें, तो मेरा ख्याल है वो कोई 60-62 बिलियन डॉलर का प्रॉमिस है, जिसमें मिनरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, और मैंने सुना है कि शायद उसमें पेशावर काबुल मोटरवे भी शामिल है। तो इन सारी चीजों को जब वहां पे चीनी इंजीनियर्स वर्कर्स होंगे तो उनकी जिम्मेवारी भी तालिबान ने ली है कि हम उनकी प्रोटेक्शन करेंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो गोया दोनों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई,
क्योंकि ये तो अंडरस्टूड बात है कि आइंदा हुकूमत अफगानिस्तान में दो सूरतें हो सकती है, या तो जैसे हम सब चाहते हैं कि वहां पे अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कोई रास्ता निकले, दोनों मिल बैठ के हुकूमत चलाए, या अगर वो ना हो तो फिर तालिबान का जो भी सूरत आती है तालिबान का उसका उसमें लॉ एंड शेयर होगा। तो तालिबान के साथ अंडरस्टैंडिंग चीन की मैं समझता हूँ बहुत ही जरूरी है, बहुत अच्छी बात हुई है। इससे सी पैक को भी हिफाजत मिल जाती है। फिर उसका जो बदख्शान सूबा है वो बहुत ही छोटी सी पट्टी है, ताजिकिस्तान चीन और पाकिस्तान को मिला सकती है, तो ये तिजारत के लिए भी बड़ा शॉर्टकट होगा। तो ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों की हो गई, मैं समझता हूँ पॉजिटिव स्टेप है। अब आते हैं हिंदुस्तान की तरफ, क्योंकि वक्त का मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाता। हिंदुस्तान में अमेरिकन वजीर खारजा ने दौरा कर लिया। अब आपको मालूम है कि अमेरिका और हिंदुस्तान का एग्रीमेंट है, ट्रीटीज है, चीन के खिलाफ सारी मेहनत वो इसीलिए कर रहे हैं कि चीन को इस रीजन में कंटेन कर ले। और फिर खासकर अफगानिस्तान से जबकि अमेरिका निकल गया, तो मेरी अपनी राय ये है, मैं शायद गलती कर बैठूं या लोग मेरे साथ एग्री न करें, अमेरिका नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान सिल्वर प्लेटर पे चीन के हवाले कर ले। वो चाहेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर किसी तरह वहां पे बदअमनी हो, वहां पे वो मौके उनको हासिल हो जिसको अमेरिका या हिंदुस्तान चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। तो वो तब हो सकते हैं जब वहां पे बदअमनी हो, वहां पे मिलिटेंट्स को सपोर्ट करने की गुंजाइश बनती हो। अगर कंप्लीट अमन आता है तो फिर मुश्किलात होंगी। और हिंदुस्तान की एक ये भी इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के अंदर कि उसने बेतहाशा पैसा लगाया है, $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट की है सॉफ्ट प्रोजेक्ट्स में। उसके अलावा अफगान सोल्जर्स को ट्रेनिंग देते हैं दिल्ली में और मिलिट्री हार्डवेयर भी देते हैं। तो उनकी सपोर्ट या उनकी कोशिश तो होगी कि गनी हुकूमत कायम रहे। लेकिन ये भी तो एक क्या कहते हैं, बिल्कुल क्लियर बात है कि गनी की हुकूमत देर तक नहीं रह सकती। तो मैं चाहूंगा इजाज अहवान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हो। इजाज साहब, इसमें भी आप कमेंट करना चाहे, जो एनालिसिस किया, जो मेरा सवाल था, आप किस तरह देख रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है, पेशकदमी जारी है और अब बताया गया है कि अफगान हुकूमत ने मुल्क भर में रात को कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है, तो डिफेंसिव पे नजर आती है अफगान नेशनल आर्मी। अमेरिका ने तो कहा है कि वो उनको एरियल कवर देंगे और ड्रोन स्ट्राइक्स करेंगे अगर जबरदस्ती लेने की कोशिश की इक़्तिदार तालिबान ने। इजाज अहवान साहब सर। जी अनवर, बात यह है, देखिए इंटरनल पे मैं पहले जल्दी से एक कमेंट कर दूं। जी प्लीज। कि ड्रोन स्ट्राइक्स जो हैं, पहली बात यह है कि तालिबान एज अ पॉलिटिको मिलिट्री फोर्स वो लेजिटिमाइज हो चुके हैं, उनकी पोजीशन एस्टैब्लिश हो चुकी है जब अमेरिका ने मुआहिदा ही उनके साथ किया है और अशरफ गनी गवर्नमेंट को बाहर रखा है। फिर दूसरी तरफ जो विजिट्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके डेलीगेशन रशिया की विजिट में गए हैं, चाइना की विजिट पे गए हैं, ईरान की विजिट पे गए हैं। तो जब वो नेबरिंग और फिर तुर्कमानिस्तान और इनको जब वो नेबरिंग कंट्रीज को एंगेज कर रहे हैं, तो वो सब के जो फियर्स हैं, जिस तरह इस तुर्कमानिस्तान की बात करते हुए चीन की सेंसिटिविटी की बात की गई, इसी तरह रशिया के चेचनिया में फियर्स हैं, ईरान के फियर्स हैं, पाकिस्तान के अपनी सेंसिटिविटीज हैं। तो तालिबान इन सब कंट्रीज को एंगेज करके जिस तरह उन्होंने अमेरिका को अश्योर कराया कि हमारी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, अमेरिका और उनके एलाइज के खिलाफ, इसी तरह वो रीजनल कंट्रीज को अश्योर करा रहे हैं कि हम वो कुव्वत हैं जो ये गारंटी कर सकते हैं कि अफगानिस्तान की सॉइल कोई भी दहशतगर्द तंजीमें आप लोगों के मफाद के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। तो इसलिए उनकी पोजीशन तो बहुत एस्टेब्लिश्ड है। बाकी बातें, आई एग्री विद अयाज वजीर साहब, जो उन्होंने अशरफ गनी गवर्नमेंट की फ्रेजिलिटी की बात की, इनकी राइज की बात की, तो वो एक हकीकत है जो कितना वक्त लेगी। अब ये दुरुस्तगी से प्रेडिक्ट करना कि बिल्कुल मैं कह सकूं कि जी किस सिमत में हालात जाएंगे, ये मेरे ख्याल में खाम ख्याली होगी। उसमें बहुत सारे
अभी तक मोड़ बाकी हैं कि अशरफ गनी गवर्नमेंट कितना रेजिस्ट करती है। अब रही ड्रोन स्ट्राइक्स और ये देखें, अगर 19 बरस में 5 एयर बेसेस रखकर 1,40,000 के करीब दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड आर्मीज रख के तोड़ा बोरा करके ड्रोन स्ट्राइक्स करके वो तालिबान को सब्जुगेट नहीं कर सके, उनको एलिमिनेट नहीं कर सके, तो ये चंद ड्रोन स्ट्राइक हालात को खराब तो कर सकती हैं। वहां कोलेटरल डैमेज होगा, कोलेटरल डैमेज होगा तो दोनों अशरफ गनी और तालिबान फोर्सेस के खिलाफ अवाम में बददिली फैलेगी, अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में अमेरिका जितना जल्दी इस हरकत से बाज आ जाए इतना बेहतर होगा। लेकिन जो बात अय्याज वजीर साहब ने की, ये एक राइटिंग ऑन द वॉल है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जिस मुआशी जंग का ऐलान जो बाइडन कर चुके हैं चीन के खिलाफ, ये सारे ताने बाने बुने जा रहे हैं और बिल्कुल अफगानिस्तान को सिल्वर प्लेट में पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर मुआशी वैक्यूम को फिल करने की सलाहियत रखता है वो चीन जो अमेरिका के जाने से आएगा तो वो चीन है। अगर $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है तो चीन के अलावा और कोई मुल्क नहीं कर सकता। अगर उधर डेवलपमेंट करनी है और इसके अमन से फायदा उठाना है टुवर्ड सेंट्रल एशिया एंड यूरेशिया, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना का मफाद है। रूस और सेंट्रल एशियन डाउन साउथ की तरफ आ सकते हैं। तो इतनी बड़ी शाहरा जो इकोनॉमिक शाहरा है उसको अमेरिका छोड़कर रीजन से बेदखल होना पसंद नहीं करेगा। वो अभी असर्ट कर रहा है अपने आप को, अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस तलाश करने के लिए और अपने एक नए रोल का मुतलाशी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान उसको किस तरीके से अकोमोडेट करते हैं। वो इसमें कोर्स भी करेगा, लॉलीपॉप भी देगा, स्टिक एंड कैरेट दोनों साथ साथ चला के वो कुछ अरसा लेगा ताकि अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस बना सके। लेकिन इसके साथ साथ हिंदुस्तान को जिस तरीके से वो इस्तेमाल करना चाहता है चाइना के खिलाफ, चाइना ने भी हिंदुस्तान के गिर्द जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसको ऐसे फैला लिया है कि हिंदुस्तान के लिए भी ये इंतखाब करना इतना आसान नहीं होगा। लिहाजा बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है जो आने वाले चंद माह में हमें नजर आएगा या आने वाले 1-2 साल में नजर आएगा। इस पे हम सब नजर रखेंगे। प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल है कि हालात यकीनन किस तरफ जाएंगे। मैं अयाज साहब ये जानना चाहूंगा, ये तो हमने अहाता कर लिया खित्ते की सूरत हाल, पाकिस्तान के लिए इस वक्त क्या बेस्ट वे फॉरवर्ड है? वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी हमने देखा चीन गए, फिर इस वक्त जो वज़ीर आज़म की कौमी सलामती के मुशीर हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ DGISI वो US में मौजूद हैं। पाकिस्तान कैसे इन ट्रबल्ड वाटर से, क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी इम्पैक्ट आता है अगर तालिबान वहाँ जीतते हैं तो अशरफ गनी और उनकी इंतजामिया जो अफगान सदर हैं वो तो पाकिस्तान के खिलाफ, या उनके जो कौमी सलामती के मुशीर हैं हर्जा सराई करते हैं, वो तो इल्ज़ाम तराशियों का एक सिलसिला चलता है। अफगान सफ़ीर की बेटी का मामला भी था, उस पर भी मैं आप लोगों से ज़रूर राय लेना चाहूँगा। पाकिस्तान के लिए इन टेस्टिंग टाइम्स में क्या बेस्ट कोर्स है? देखिए, पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान सब दुनिया के मुल्कों से ज़्यादा अहमियत का हामिल इसलिए है कि अफगानिस्तान का अगर फ़ायदा है या नुकसान है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को होगा जी। तो बाकी दुनिया के तो इंटरेस्ट होंगे अफगानिस्तान में, हमारे स्टेक्स वहाँ पे इन्वॉल्व है। तो इसलिए हमें न सिर्फ रीजन के साथ बल्कि हर पावर के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर अमन आ जाए, और उसके साथ साथ अपने अकेले पाकिस्तान के अंदर से, ये मेरी जाती राय है, मे भी जनरल साहब या दूसरे लोग इसको लाइक न करे या एग्री न करे, वो अपनी जगह। अगर मैं फैसला करने वाला होता तो मैं आपके KP से एक जिरगा भिजवाता कि वो दोनों के दरमियान कोशिश कर ले, तालिबान की भी और अशरफ गनी के दरमियान भी। अफगानिस्तान के मसले को मैं ये नहीं कहता कि ये एक इंटरनेशनल मसला नहीं है, लेकिन उसका हल जिस तरह डिप्लोमेसी हमें समझाया जाता है, UN है, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी है, बायलेटरल है,
ये कुछ तरीके से मेरे अंदाजे में हल नहीं होना। आपने अफगानिस्तान की रिवायात, अफगानिस्तान के कल्चर, इन चीज़ों को मद्देनजर रख के उनके अंदर जैसे जैसे पश्तून में जिरगा का एक रिवाज है कि दो कबाइल लड़ पड़ते हैं तो तीसरा कबीला आके उनके अंदर बातचीत के जरिए सुलह सफाई करता है। तो हम बेशक दूसरे मुल्क से ही, लेकिन एथनिसिटी तो वही है, उसे तो इनकार नहीं कर सकते। तो और मैंने अर्ज भी कर दिया कि सबसे ज्यादा नुकसान फायदा हमें है, तो हमें हर फोरम इस्तेमाल करना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर अमन आ जाए। और अगर हम ये कर ले तो अफगानियों को भी यकीन हो जाएगा कि हम सिंसियरली इसी में लगे हुए कि अमन आ जाए। हर फोरम, इंडिविजुअल भी, बायलेटरल भी, मल्टीलेटरल भी, जो जगह मिले वो करे। अमेरिका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोहित साहब चले गए, वो करते रहे, DGISI भी गए हैं, चीन के साथ भी जाहिर बात है रीजन का बहुत ताकतवर मुल्क है, आइंदा का इक्वल, बल्कि अमेरिका से भी ज्यादा पावर बनने वाला है। तो सबको इंगेज तो करना है, लेकिन एम्फेसिस मेरी ये है कि जाती तौर पे हमसे कुछ हो सके वो हम तो करें। we shouldn't spare any opportunity to go and mediate between them. ये इस पे अयाज साहब आपने सीखा जरगा, लेकिन मैं एजाज साहब पे जाने से केवल उसमें हक भी देना होता है ना। अगर अफगान हुकूमत और तालिबान हक देंगे तो फिर हम पाकिस्तान उस पर रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन एजाज जमान साहब, सर क्या कहेंगे आप इस हवाले से जो सजेशन आई है अयाज वजीर साहब की जानिब से, और पाकिस्तान के लिए बेस्ट वे फॉरवर्ड क्या होगा आपकी राय में? देखिए, मैं इसमें पहले तो एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और तमाम जो मिलिट्री सर्कल्स हैं, इंटेलिजेंस सर्कल्स हैं और हुकूमत पाकिस्तान है, ये तमाम फैक्शंस के साथ राब्ते में हैं, उनके सरबराहों से अफगानिस्तान के अंदर। और दावत भी दी गई थी और 24-25 जुलाई को एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कराने की बात भी की गई थी। अगरचे उसमें लिस्ट 24 से 26 अफराद की थी, लेकिन जिसमें अशरफ गनी हुकूमत को भी दावत दी गई थी, जिसको उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। इस अहमियत से कोई इनकार नहीं करता कि मीडिएट करना, अपना एक फ्रेंडली रोल प्ले करना और मिडिल ऑफ द वे या एक जिसे कहते हैं ना मिडिल ग्राउंड तलाश करना तमाम फैक्शन के अंदर हमारी रीजनल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पाकिस्तान इससे आगा है। लेकिन अशरफ गनी इस वक्त तक इस सारी रिकंसिलिएशन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो अपने आप को इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नआउट ऑफ इलेक्शन, वो अपने आप को लेजिटिमेट प्रेसिडेंट मानते हैं और वो बजिद हैं कि उनको तालिबान एज अ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर लें। अब ये एक ऐसा बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है दोनों अतराफ में कि इजीली ब्रिज होने वाला ये गैप नहीं है। अगरचे इस जो सजेशन है अयाज वजीर साहब की बिल्कुल बहुत दुरुस्त और पॉजिटिव डिप्लोमेटिक सजेशन है, इसको कंसिडर भी किया जा रहा है। अब दूसरा पहलू बनता है रीजनल कंट्रीज को ऑन बोर्ड करना, ईरान को, चाइना को, तुर्कमेनिस्तान और रशिया को, और इनको मिलकर तालिबान के साथ और अशरफ गनी गवर्नमेंट के साथ और डिफरेंट फैक्शन के साथ सबके रवाबित के अमन से हम भी फायदा उठाएंगे, आप भी उठाएंगे। तो लेट्स हैव नो मोर वॉर और अपने आप को, अपने घर को दुरुस्त करने के लिए आप सब लोग मिल बैठो। इसकी कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये इतना जल्दी इसलिए नहीं होगा कि अमेरिकन ने इस एस्पेक्ट को टोटली इग्नोर किया बाय डिजाइन। अमेरिका के पास वक्त भी था, वसाइल भी थे, मिलिट्री कुव्वत भी थी, अशरफ गनी गवर्नमेंट पर इन्फ्लुएंस भी था, बल्कि आई वुड से कंट्रोल भी था। उसके बावजूद उन्होंने तालिबान के साथ एक नेशनल डायलॉग की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उन्होंने उन्हें आइसोलेट दो पॉकेट्स में बंद करके तालिबान के साथ बात करने की कोशिश की, क्योंकि बाय डिजाइन नियतन अमेरिका इतनी स्मूथ तरीके से रीजनल कंट्रीज का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस नहीं देखना चाहता।
वो चाहता है जब टुवर्ड्स द एंड उसका एजाज साहब मैं जानना रोल- चाहूंगा जो क्योंकि वक्त की थोड़ी किल्लत है, जो अफगानिस्तान के हाई कमिश्नर पाकिस्तान में वो तो जा चुके हैं, उनकी बेटी का इशू था, आप समझते हैं कि वो वापसी मुमकिन होगी, कब तक होगी, उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, ये मैं समझता हूँ मुल्कों के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ये एक टेक्टिकल इशू है। अच्छा, इतना बड़ा ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि उसकी तहकीकात उस सारे प्रोपेगेंडे को नेगेट करती हैं जो करने की कोशिश की गई है। उसके बावजूद पाकिस्तान ने दरवाजे खुले रखे हैं, ठीक। उनकी बेटी की इज्जत को उछाला नहीं है, बल्कि कहा है कि हम FIR भी दर्ज कर रहे हैं, तहकीकात के लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन अशरफ गनी गवर्नमेंट इससे पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है, लिहाजा वो इतना जल्दी नहीं चाहेगी कि ये टाइज दोबारा से बहाल हों, क्योंकि उसके अज़ाइम बहुत मुख्तलिफ हैं। ओके। और वो अभी तक जिस कंधे पे सवार है वो है इंडिया और अमेरिका का कंधा, ठीक। जिसको जब तक वहां से सर वक्त खत्म हुआ जाता है, आपका बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, अयाज वजीर साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। व्यूअर्स, अहम इशूज़ पे हम वक्तन वक्तन गुफ्तगू करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो दीगर मौज़ूआत पे बात कर रहे होंगे। हमारे साथ रहिए। कोई भी बैंक या सरकारी इदारा आपके अकाउंट डिटेल्स, पिन कोड, OTP या डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी एहसास डिटेल कभी नहीं पूछता। अगर कोई कॉल, ईमेल या SMS के जरिए आपसे ये डिटेल मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कॉल की तमाम डिटेल अपने बैंक के कॉल सेंटर को पहुंचा दें। तो फिर आए मिलकर इन जालसाजों को पकड़ते हैं। A public service message by Pakistan Banks Association. वजीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर इस ईद कुर्बान पर भी LWMC ने अपनी रिवायत को रखा बरकरार। आलाइशों की मुनासिब तल्फी के लिए 15 लाख से जायद माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स मुफ्त तकसीम किए। 1876 गाड़ियां, मशीनरी और 11,800 वर्कर्स ईद के तीनों रोज 24 घंटे फील्ड में मुतहर्रिक रहे, जिनकी अनथक मेहनत और खिदमत के जज्बे से LWMC ने गुज़िश्ता बरसों के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए 57,910 टन वेस्ट कलेक्शन का नया रिकॉर्ड कायम किया और शिकायत के हल के लिए स्पेशल स्क्वाड की तश्कील से अवाम की 14,699 शिकायत का फौरी अज़ाला यकीनी बनाया। ईद उल अज़हा के दौरान शहर में सफाई को कायम रखने के लिए हम अहलियान लाहौर के ताउन का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे असल हीरोज, हमारे वर्कर्स की काविशों को सराहते हुए उन्हें सलाम पेश करते हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम गुफ्तगू करेंगे, अहम इशू है, अहम सब्जेक्ट है कम आमदन वाले अफराद के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। आज इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस्लामाबाद में LDA अपार्टमेंट्स की कुरंदाजी, कंप्यूटराइज कुरंदाजी में हिस्सा लिया। आप उसके मेहमान ख़ुसूसी थे और इस कुरंदाजी के तहत 4,000 फ्लैट्स जो हैं उन खुश नसीबों के लिए तामीर किए जाएंगे जो कम आमदन वाले अफराद हैं। और इसमें 2,000 फ्लैट्स का हिस्सा जो है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के रजिस्टर्ड शुदा अफराद और 2,000 फ्लैट LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो रजिस्टर्ड शुदा अफराद हैं उनको दिए जाएंगे। 27 लाख इसकी मालियत बताई जाती है और 3 लाख इसमें हुकूमत अपना हिस्सा डालेगी और इसकी जो पहली किस्त है या जिसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं वो सिर्फ 10% है। आपके इल्म में है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कौम से वादा किया है कि 50 लाख घर बनाए जाएंगे। उसी तनाज़ुर में ये आज इस अहम स्कीम का इजरा किया गया और ये भी बताया गया प्राइम मिनिस्टर साहब को कि अब तक जो 45,000 घर हैं, मकानात वो ज़ेर तामीर हैं। इस स्कीम के तहत 20,000 मुकम्मल कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में जो तामीरात और जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है उसके तहत जो चलने वाली स्कीम है उसकी कौमी राब्ता कमेटी का भी इजलास हुआ, जिसमें ये भी बताया गया कि हुकूमत ने तामीराती शोबे के लिए 1,000 अरब रुपए के मंसूबों की मंजूरी दी है। इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इस पर हम बात करते रहते हैं। ये पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम सब्जेक्ट है। हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मोहम्मद उस्मान अयूब साहब ने। आप चेयरमैन हैं ICEE इंटीरियर कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स
इदारे के चेयरमैन। आपका बहुत शुक्रिया उस्मान Thank कि you so आपने much. हमें वक्त दिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप खुद भी एक बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आप वाबस्ता है, ये जो स्कीम है इससे ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा रोज़गार के कितने मौके पैदा होंगे। और ज़ाहिर बात है एक आम आदमी के लिए तो फ़ायदे में है कि पहली मरतबा कि अगर आप 10% डाउन पेमेंट दें तो आप जो है वो अपने घर के मालिक हो जाएंगे, जो किस्त है वो किराए के तौर पे देंगे और एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी ओनर ऑफ दैट अपार्टमेंट और हाउस। क्या कहेंगे? सबसे पहले शुक्रिया बहुत बहुत अनवर साहब आपका, मौका देने का, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का, ताकि हम लोग इस पे बात कर सकें। सर, घर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जिसके पास एक है वो चाहता है दो हो जाए, और जिसके पास नहीं है उसको तो बहुत शिद्दत से एहसास है कि मेरे पास घर नहीं है। और किराया देना आज के दौर में आप समझते हैं कितना मुश्किल काम है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये कर रहे हैं और जो ये करके दिखा रहे हैं, ये बहुत ही, मैं तो समझता हूँ ये एक इबादत कर रहे हैं बेसिकली वो। चूँकि गरीब आदमी जब कमाता है 25-30 हज़ार रुपये और उसके पास फिर उसकी इंस्टॉलमेंट या किराया देने के लिए पैसे नहीं होते, तो ये उससे आप जाकर पूछें। उसी सिलसिले में जैसे आज आपने बताया भी कि LDA ने कुरानदादी के तहत 4000 अपार्टमेंट की पहली कुरानदाजी भी कर दी और उसमें से कुछ खुश नसीबों के नाम भी निकल आए हैं। तो सर आप सोचें, जो 20 साल में किराए की कीमत में जब वो इंस्टॉलमेंट देंगे तो ये कितनी उनके लिए कितनी खुशी और कितना ज़बरदस्त एहसास होगा जब उनको ये चाबी हैंड ओवर होगी। और मज़े की बात इसमें ये आपने सुना भी होगा कि उसकी जो इंस्टॉलमेंट शुरू होनी है जब उनको हैंड ओवर हो जाएगा प्रोजेक्ट, उसके बाद होनी है। हाँ। इससे पहले बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रहा था इंस्टॉलमेंट के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या होती थी, हम हैंड ओवर उस वक्त करते थे प्रोजेक्ट जिस वक्त उसकी इंस्टॉलमेंट्स हमें वो क्लाइंटल पे कर देता था। तो गवर्नमेंट और इस पे फर्क ये है कि तामीर के बाद बेसिकली आपकी इंस्टॉलमेंट शुरू होगी, जिसको किस्त कहते हैं, किस्त जिसको हम कहते हैं, किस्त शुरू होगी और वो बहुत नॉमिनल सी होगी। कुछ भी 5000 हो सकती है, 7000 हो सकती है, 8000 हो सकती है, जो एक रिक्शा ड्राइवर, एक रेडी वाला आराम से अदा कर सकता है और अपनी छत ले सकते हैं। अब मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आप इस्लामाबाद में एक्सपो भी करा रहे हैं। जी। उसके क्या अगराज व मकासद हैं और उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका देखें, बेसिक आउटकम तो उसका है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो कंट्री के अंदर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब जब से आए हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस मुल्क की लेटी हुई इकोनॉमी को सीधा कर दूं और ये चलने लग जाए। तो उस सिलसिले में जो आप कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है, बेसिकली USA की मिसाल हमारे सामने है, अमेरिका की। जी। वो भी अपने पैरों पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन की वजह से खड़ा हुआ था 1945 और उस टाइम के अंदर। तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये काम किया है, कंस्ट्रक्शन इदारे को इंसेंटिवाइज किया और इसको कहा है कि आप इसमें एफर्ट करें ताकि ये चले। तो अब ICE भी उसकी एक कड़ी है। बेसिकली हम लोग करने ये जा रहे हैं कि रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से बेसिकली ये आइडिया कंसीव किया गया, डिस्कस हुआ, नया पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट किया गया और अब इस सिलसिले में हम लोग ये जो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इंटीरियर की एक्सपो करने जा रहे हैं, इसमें होलसम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इनवाइट किया गया कि आप आएँ, अपने प्रोजेक्ट को शोकेस करें और इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर जो काम है और इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया गया है। और इसके साथ साथ एक कॉन्फ्रेंस भी मुनक्कद की गई है जिसमें हम बताएंगे कि नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। प्रेजेंटेशन है नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, पूरा अपना प्रोजेक्ट ब्रीफ करेंगे। इसमें बैंक आकर अपनी एग्जीबिशन में स्टॉल लगा रहे हैं, वो लोगों को बेसिकली बताएं कि कैसे आसान एक साथ से आप घर ले सकते हैं। क्योंकि जो रेडी वाला है, जो रिक्शे वाला है, वो अभी भी बैंक के अंदर जाने से घबराता है, डरता है। ये एक बहुत अलमिया है, ठीक है सर, ये भी एक अलमिया है। तो उनके लिए भी वो एक फैसिलिटेशन डेस्क वहाँ लगे हुए होंगे ताकि वो आएँ, इंफॉर्मेशन गैदर करें, तरीकाकार पूछें, फॉर्म भर रहे हैं कैसे भरा जाता है, अप्लाई कैसे किया जाता है, ये सारी, ताकि प्राइम मिनिस्टर साहब का हम बेसिकली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके इस विजन को। इसको स्पीड अप कैसे उस्मान किया जा सकता है? क्योंकि जो हदफ है वो तो 50 लाख का है, ज़ाहिर बात है अगर उसमें जितने भी हासिल हो जाएं लोगों का फायदा है, लेकिन इस प्रोसेस को स्पीड अप कैसे किया जा सकता है? ये प्रोसेस ऑलरेडी स्पीड अप हुआ है और बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है, लेकिन इसको मज़ीद स्पीड अप किया जा सकता है। वो स्पीड अप ऐसे किया जा सकता है कि देखें, एक और प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, कुछ इंजीनियरिंग कंपनी से बड़ी जिनको बेसिकली 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार या 4-4 हज़ार, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन मैं अदरवाइज बता रहा हूँ, बड़े प्रोजेक्ट्स वो कंपनी लेकर चली जाती है। होता क्या है, जो हमारे पास स्मॉल एंड मीडियम स्केल की कंपनीज हैं जो पाक PEC के अंदर रजिस्टर्ड भी हैं, उनके पास प्रोजेक्ट नहीं होते, चूंकि उनके इतने बड़े हाथ नहीं होते, तो वो टेंडर के थ्रू एक प्रोसेस है जो बड़ा पेपरा रूल को फॉलो करना वो बड़ा मुश्किल काम होता है, तवील भी होता है, मुश्किल भी होता है और पेचीदा भी होता है। और बेसिकली वो फिर उनकी जो बिड में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो बेचारे उसको विन नहीं कर पाते। इसके लिए
एक छोटी सी एडवाइस है, हम इंशाल्लाह ताला पीएम साहब को भी इसके ऊपर बिल्कुल बताएंगे कि सर अगर आप ये एक छोटी सी हमारी हम्बल एडवाइस है, अगर आप इसको फॉलो कर लें बहुत आसान है सर। वो ऐसे है कि आप छोटी कंपनीज को इन्वाइट करें, पेपरल उनको ख़त्म करें, उनसे पूछें सर, और हर इदारे का अपना एक इंजीनियरिंग एस्टीमेट होता है। इस तरह इस दफ़ा भी इसका एक एस्टीमेट हुआ होगा कि ये घर हम 1500 रुपये स्क्वायर फीट में बनाकर, तखमीना जैसे हम दे सकते हैं। आप छोटी मुअत्तल ना किया जाए इस सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए कि छोटी कंपनीज को इनवाइट करें, उन्हें बताएं कि हमारा ये इंजीनियरिंग एस्टीमेट है, आपको हम 10 घर बनाते हैं कि आप कैपेबिलिटी रखते हैं, अगर आप कैपेबिलिटी रखते हैं हम आपको 10 घर देते हैं, आप बनाए। रेट्स तो ऑलरेडी फाइनलाइज है जो इंजीनियरिंग एस्टीमेट है, इसमें तो कोई बिल्कुल शफाफियत का निज़ाम भी उसी तरह रहेगा। तो जो वजीर आजम साहब का एक और ख्वाब है कि ये जो इसका इम्पैक्ट जो है जी वो नीचे गरीब तबके तक जाए, और वो उठाना भी चाहते हैं उसको बेसिकली। तो इससे होगा क्या, आप देखें जहाँ पे 5 कंपनियां काम कर रही हैं वहाँ पे 500 कंपनियां काम करेंगी। आप कर रहे हैं इसमें दरमियाने और छोटे दर्जे के जो एंटरप्राइजेज है उनको भी मदू किया जाएगा? बिल्कुल उनको भी मदू किया गया सर, उनको भी मदू एक्सपो में जी बिल्कुल उनको भी किया है ताकि उनको भी थोड़ा आइडिया हो। हमने इंडस्ट्री के लोगों पर मदू किया है, उसके अलावा स्मॉल एंड मीडियम 50 लाख घर खुद से ज़रूरत है, हुकूमत रोल अदा कर सकती नहीं बना सकती, प्राइवेट सेक्टर को शामिल करना है। इसमें बाकायदा हमने एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉन्फ्रेंस रखी हुई है उन इन्वेस्टर्स के लिए कि जो नया पाकिस्तान के साथ इन्वेस्ट करके बाकायदा बाजू बने और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। ठीक है, ये है आपने सही किया। और ये जो एक्सपो है इसका फॉलोअप भी कुछ किया जाएगा क्योंकि ज़रूरत है हमारे यहाँ जब एक एक्सपो होती है बहुत से लोगों को जब शनासाई होगी पता चलेगा तो उसका फॉलोअप के लिए भी कोई आपने चूंकि जो आपका इदारा है कोई हेल्पलाइन या कोई आपसे कोई मदद मांगना चाहे? चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म हर वक्त अवेलेबल है। ठीक है, जो भी आना चाहे हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। उस्मान, विश यू बेस्ट ऑफ लक, कीप अप द गुड वर्क। ये एक अच्छा काम है और इसमें आप लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और ये आइस के हवाले ये जो आप लोग एक्सपो करने जा रहे हैं इस हवाले से जाहिर बात है आम लोगों को भी दावत आम होगी? जी बिल्कुल, आम लोगों को दावत। चलो, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बड़ा अहम ये मौजू है, इस पर भी हम वक्तन नशिस्त करते हैं, लेकिन आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, एक और बहुत अहम इशू है जो ज़िंदगी से वाबस्ता है और वो है कोविड-19। अब चौथी जो वेव है कोरोना वायरस की उसका ख़तरात जो हैं वो लाहक हो रहे हैं और कराची सबसे ज़्यादा इसकी जद में है, सिंध। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर सिमी जमाली साहिबा से जिनका ज़बरदस्त काम है जब से कोरोना वायरस अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमने देखा कि ये काम कर रही हैं। डॉक्टर सिमी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम सच के साथ के लिए वक्त निकाला। ज़रा बताइएगा इस इन्फेक्शन रेट ये डेल्टा वेरिएंट की वजह से तेज़ी से फैल रहा है कराची सिंध में, और इसके तदारक के लिए क्या इकदामात आप सजेस्ट करेंगी एज ए डॉक्टर भी? लोग दोबारा से, खैर हमने तो नहीं छोड़ा है वैक्सीनेशन के बावजूद, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, समाजी फासले रखें। कुछ बताएंगी सूरत हाल किस नहज पे है और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, इस वक्त कोविड की सूरत हाल ये है कि कोविड बड़ी तेजी से फैल रहा है और कराची और दीगर सूबों में भी, लेकिन कराची में खास तौर पे इन्फेक्टिविटी रेट जो है इस वक्त हाईएस्ट ही है पूरे मुल्क के मुकाबले में। अच्छा, कोविड जो है ये डेल्टा वेरिएंट जो है इंडिया से आया है, सबको पता है कि इंडिया से आया है। पहले पंजाब में इसने बहुत तहलका मचाया और उसके बाद अब सिंध में ये आ गया। वायरसेस हमेशा म्यूटेट होते रहते हैं और ये वायरसेस म्यूटेट होने के बाद अब ये इस शक्ल में आ गया। इसकी इन्फेक्टिविटी जो है बहुत हाई होती है और बहुत तेजी से ये फैल रहा है और फैलता है। अगर घर में एक शख्स को 3-4 और लोगों को भी उसी घर में हो जाता है। तो ये बात तो तय है कि ये इसकी इन्फेक्टिविटी रेट औरों के मुकाबले में और वायरसेस के ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव हो रही है डॉक्टर सीबी जमाली साहिबा, ये इफेक्टिव है? डेल्टा वेरिएंट को के खिलाफ कवरेज देती है और वैक्सीनेशन ड्राइव को कैसे तेज किया जा सकता है? आज एनसीओसी ने भी कुछ इकदाम का ऐलान किया है। सबसे पहले तो मेरा एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि हम हर थोड़े दिनों के बाद बिल्कुल एसओपीज को फरामोश कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। हमारा माइंडसेट ही नहीं इस बात को एक्सेप्ट करता लोगों का कि जी आपने मास्क पहनना है, आपने समाजी फासला रखना है, आपने अपनी हाइजीन को अच्छा रखना है, आपने क्राउड्स में नहीं जाना, गैर जरूरी तौर पर घरों से ना बाहर निकलें। और फिर एक आखिरी चीज जो हुकूमत ने हमें मुफ्त फराहम की है, जो हमारे लिए एक बाईस से फखर बात है कि हमें मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है, वैक्सीन मिल रही है। हमारे लोग जो हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो बनाते रहते हैं, सोशल मीडिया पे कोई मैसेजेस वायरल कर देते हैं कि आपको चिप लग जाएगी, 2 साल में आप इंतकाल कर जाएंगे और आप इनफर्टाइल हो जाएंगे। देखिए, इस तरह की बातें फैलाना जो है ये मुल्क दुश्मनी का मुझे पहलू इसमें नजर आता है, क्योंकि
सारे ममालिक जो हैं वो वैक्सीनेट करा करा के अपने लोगों को बचा के रखें। जब वैक्सीनेट होता है कोई तो उसको मॉडरेट टू सीवियर इलनेस नहीं होती और बहुत माइल्ड इलनेस होती है अगर कोविड हो भी जाए तो। और जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, इस वक्त जो ज्यादातर हमारे पास लोग आ रहे हैं और जो लहर फैल रही है ज्यादातर अनवैक्सीनेटेड लोगों में है। अच्छा। 0.1% लेस देन 1% लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, या तो पार्शियली वैक्सीनेटेड हैं, या उनको दूसरे कोमॉर्बिड्स हैं, या फिर ये कि वो वैक्सीन उन्होंने सिरे से लगवाई नहीं है। अब आप क्या तो सजेस्ट करेंगी? कराची में इन्फेक्शन रेट 22% हो गया है। आप समझती हैं स्मार्ट लॉकडाउन हो या मुकम्मल लॉकडाउन हो, कैसे इसके फैलाव को रोका जा सकता है? अच्छा, अब लॉकडाउन से मैं शुरू से एक बात कहती थी कि अगर हम एक दफा लॉकडाउन कर दें तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन ये शुरू में करने की बात थी। अब जब इन्फेक्शन इतना फैल गया है तो अब हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत जो है बहुत सारी चीजों पर सोचती है, शायद हमारी नजर इतनी वसीम नहीं है कि हम सब चीजों के बारे में सोचें, लेकिन हुकूमत को बहुत सारी चीजों के बारे में और भी सोचना पड़ता है। लेकिन कुछ स्ट्रिक्टर मेजर्स जरूर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन को बंद करें, जिस तरह इन्होंने इंसेंटिवाइज कर रहे हैं लोगों को कि वरना वो फोन की सिम बंद कर देंगे अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई। आप एसओपीज पर अमल दरामद ही नहीं करना चाहते। हमारे लोग बिल्कुल एसओपीज पर अमल दरामद नहीं कर रहे। आप देखें वो एक फटीग का पहलू भी आ जाता है ना डॉक्टर सीबी जमाली साहब। दुनिया लगता है थक गई है कोविड के हवाले से एहतियाती तदबीर अख्तियार करता है कि वो एक इम्पैक्ट भी तो आ जाता है ना। सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कहते हैं एक ये भी बात कही जाती है ना कि लोग थोड़ा शायद थक गए हैं बहुत ज्यादा समाजी फासला रखते हुए। फटीग तो हो गए, देखिए फटीग हो गई, फटीग हो गए। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ बार बार बीमार हुए चला जाता है। आपको अंदाजा नहीं है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बड़ा फ्रेजाइल है, लेकिन इस फ्रेजाइल हेल्थ सिस्टम के अंदर ही हमें गुजारा करना पड़ेगा। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हार गए इस कोविड के साथ, तो अब हम तो एक गरीब मुल्क हैं जिसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, तो उसके लिए हमें जरूर ये एसओपीएस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हम फिर इसी तरह मुसीबत में फंसते अच्छा, ये मुझे बताइए क्या वजह? कराची तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पढ़े लिखे लोग वहां पर, उनकी तनासब बहुत ज्यादा है। मुतरस क्यों है लोग वैक्सीनेशन से? अब तो एनसीओसी ने आज ऐलान किया, जो सरबराह असद उमर साहब की 31 अगस्त तक अगर डेडलाइन दिया, अगर लोग नहीं लगाएंगे मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद, तो उन्हें फिर काम नहीं करने दिया जाएगा। आप समझती है सही स्टेप है? बिल्कुल, बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और सिंध गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम फोन बंद कर देंगे, सिम्स को ब्लॉक कर देंगे, आपको तनख्वाहें बंद हो जाएंगी, जो बहुत अच्छा हुआ। उसी के बाद मेरे ख्याल में लोग जरा स्टिमुलेट हुए, और अब शायद मुझे लगता है कि 2 दिन से पिछले लोग डर गए। तो हमारे पास भी जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसके अंदर बहुत ज्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए आम दिनों के मुकाबले में। तो मेरा ख्याल में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे इस वक्त गवर्नमेंट को, ताकि ये जो पीक आ रहा है ये प्लेटो में कन्वर्ट हो जाए और फिर थोड़ा डिक्लाइन करे, तो फिर सूरत हाल नॉर्मल की तरफ आ सकती है। डॉक्टर साहब बताएगा, आप सही कह रही है, प्लेटो आ जाए ताकि इसका जो ट्रेजेक्ट्री है नीचे की तरफ जाए। एज ए डॉक्टर क्या आप कहेंगी ये कब तक हम इसकी इफेक्टिव वैक्सीनेशन बन जाएगी, ताकि इसका जो फैलाव है, कभी यूके वेरिएंट, अब डेल्टा इंडियन वेरिएंट, फिर गामा वेरिएंट की मैं सुन रहा हूँ, साउथ अफ्रीकन, ब्राजीलियन वेरिएंट्स, कब तक इससे हमारी जो मेडिकल फर्टेनिटी है वो नबरदस्मा हो के कोई इसका तोड़ निकाल पाएगी? देखिए, फिलहाल तो मुझे दूर दूर इनसाइट के बात नजर नहीं आ रही कि कुछ तोड़ निकलेगा। पेंडेमिक्स इसी तरह होते हैं, कई कई साल चलते हैं, और हमने तो अपनी जिंदगी में पहली दफा ही ऐसा पेंडेमिक देखा था। अब मुझे नहीं पता कि ये कब तक चलेगा, लेकिन जब तक पूरी दुनिया के लोग कम से कम 80-90% लोग जो हैं वो वैक्सीनेट नहीं होंगे तब, और जब तक हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो, और फिर ये पेंडेमिक से गालिबन एंडेमिक हो जाएगा, तो फिर ही मेरा ख्याल में हमारी जान छूटेगी कुछ ना कुछ इससे। लेकिन फिलहाल तो दूर दूर इट इज आउट ऑफ साइट। लेकिन अभी इसके साथ गुजारा करना सीखना है। ये एक नई मुश्किल है जो सब पर पड़ी, पूरी दुनिया पर ही पड़ी है। तो आई थिंक इस वक्त जो ऐसे नबरदस्मा होने के लिए एसओपीज को फॉलो करना और वैक्सीनेट कराना इज द ओनली आंसर दैट आई इज द ओनली आंसर। डॉक्टर सीवी जमाली साहब, आपका बहुत शुक्रिया, कराची से हमसे गुफ्तगू कर रही थी। व्यूअर्स, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि हमें इस हकीकत को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगियों को ढालना होगा कि कोरोना वायरस भी है और हमने इससे अपना बचाव रखना है। वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए जितना जल्द अज जल्द हो। इससे अगर खुदा ना खास्ता आपको ये बीमारी लाहक भी होती है, उसमें शिद्दत नहीं आती, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती, आपको आईसीयू नहीं जाना पड़ता, वगरना
वहाँ जाएंगे और अपनी फैमिली को भी डेंजर में डालेंगे और अपनी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डालेंगे। यही हमारे प्रोग्राम के एंड का मैसेज है। इस हफ्ते का स्पेल अपने अख्ताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह ज़िंदगी सेहत रही, आपसे मुलाकात होगी पीर की शब 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।